नमस्कार स्टूडेंट, मैं आपका अपना गुरुजी आपके अपने चैनल विश्वजीत शर्मा गुरुजी पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जैसा कि मुझसे आप लोगों ने कहा था कि सर पढ़ाई से संबंधित टॉपिक पे बात करिए ताकि हमारी पढ़ाई अच्छी हो सके, क्लास को यूट्यूब के माध्यम पे लाइए, ऑनलाइन के माध्यम पे लाइए, तो मैं उसमें प्रयास करने जा रहा हूँ। आज का पहला टॉपिक है ऋण। ये सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए ही नहीं है, बल्कि ये इकोनॉमिक सेक्टर के लिए, एमकॉम सेक्टर के लिए, बीकॉम सेक्टर के लिए और भी जहाँ जहाँ इकोनॉमिक्स आती है वहाँ के लिए भी, और साथ ही साथ किस प्रकार के ऋण आप प्राप्त कर सकते हैं उसमें भी ये पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। और ये ऋण कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, इनके स्वरूप क्या क्या होते हैं, और कई सारी बातें मैं इसमें आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आपको पूरी जानकारी इसमें मिल सके। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहली बात आती है ऋण की। ऋण का मतलब होता है उधार में ली गया धन। लेकिन ये उधार में लेने के लिए या ऋण प्राप्ति करने के लिए दो स्रोत होते हैं। पहला स्रोत है साख का और दूसरा स्रोत है वित्त का। साख को इंग्लिश में बोलते हैं क्रेडिट और वित्त को इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंस। जो साख होती है ये दो प्रकार से मिलती है। पहले हम जानते हैं कि साख है क्या। साख का मतलब होता है व्यवहारात्मक रूप से पाया जाने वाला वह ऋण जो व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत अनुभूतियों के आधार पर प्राप्त होता है। अर्थात व्यक्ति की फेस वैल्यू क्या है, व्यक्ति का स्वरूप क्या है, वह कैसे कैसे लोगों के बीच में रहता है, उस आधार पर साख की प्राप्ति आसानी से होती है। यदि व्यक्ति ईमानदार नहीं है, व्यक्ति की जो छवि वो सही नहीं है, तो साख आसानी से प्राप्त नहीं होता है। साख के दो स्वरूप होते हैं, एक सुरक्षात्मक और एक गैर सुरक्षात्मक। सुरक्षात्मक कैसे होता है? सुरक्षात्मक का स्वरूप मैं इसके वर्गीकरण में अच्छे से बताऊंगा। बात करते हैं हम वित्त की। वित्त संस्थागत ऋण प्राप्ति का एक स्रोत होता है, एक माध्यम होता है, जहां पर आपको रजिस्टर्ड संस्थानों के द्वारा ऋण मिलता है। ये रजिस्टर्ड संस्थानें बैंक होती हैं और रजिस्टर्ड अन्य प्रकार के जैसे कोऑपरेटिव, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव, इस टाइप के बैंकों के द्वारा हमें प्राप्त होता है। अब बात करते हैं ऋण के वर्गीकरण की। वर्गीकरण में ऋण को 5 हिस्सों में बांटा गया है। इसको हम अच्छे से समझेंगे और मेरा प्रयास रहेगा कि बहुत ही अच्छे शब्दों में मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में जरूर लिखें। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो बताइएगा, मैं उस पर भी आपको चर्चा में बताऊंगा। समय के आधार पर पहला, यानी ऋण जो हम लेते हैं वो समय के आधार पर इसे विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है अल्पकालीन। ये कंपटीशन में भी बहुत पूछा जाता है। इतना याद रखना है, जो अल्पकालीन ऋण है हमारा, ये 0 से 15 माह तक प्राप्त होता है। यानी अगर आप अल्पकालीन ऋण प्राप्त कर रहे हो तो ये आपको 0 से 15 माह तक के लिए मिलेगा, 14 माह तक के लिए भी होता है। इसके अंतर्गत आप सूक्ष्म चीजों के लिए खरीदारी करते हैं, जैसे बीज लाना हुआ, खाद लाना हुआ, सिंचाई देना हुआ, लेबर देना हुआ, तो उसमें हम अल्पकालीन ऋण पाते हैं। अब दूसरा ऋण आता है हमारा मध्यकालीन। ये समय के आधार के अंतर्गत दूसरा हमारा है मध्यकालीन। मध्यकालीन ऋण जो है हमारा वो 15 माह से 5 वर्ष, ये माह है, 15 माह से 5 वर्ष के लिए प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत हम ट्रैक्टर, पार्ट्स, कृषि यंत्र वगैरह की खरीदारी करते हैं। क्योंकि हम ऋण की बात को थोड़ा सा एग्रीकल्चर सेक्टर से लेकर के करेंगे, क्योंकि मेरा एग्रीकल्चर बच्चों के लिए ही पढ़ाने का मेन उद्देश्य होता है। बाकी आपके हर जगह काम आएगा। वाहन वगैरह आप मध्यकालीन में खरीदते हैं। तीसरा ऋण आता है दीर्घकालीन ऋण। ये जो होता है 5 वर्ष से अधिक होता है, अधिक समय के लिए। जितना भी 5 वर्ष से अधिक समय के लिए लिया जाएगा वो दीर्घकालीन ऋण होता है। इसके अंतर्गत आप पूंजी निर्माण के लिए, पुराने ऋण की अदायगी के लिए, भवन निर्माण के लिए, फैक्ट्री निर्माण के लिए, वो उसमें इसके अंतर्गत लिया जाता है। अगला हमारा ऋण जो आता है, दूसरा वर्गीकरण है, वो है उद्देश्य। उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ऋण का उद्देश्य सही नहीं है तो आपको वहां नुकसान हो सकता है। आप बिल्कुल भी ऐसा ऋण मत लीजिए अगर उद्देश्य को आप समझ नहीं पा रहे हो। पहला होता है प्रत्यक्ष। एक ऋण होता है कि जिसको आप ले रहे हो और व्यक्ति देख सकता है कि आपने इसको इन्वेस्ट कहाँ किया है, जैसे मोटरसाइकिल ली, कार लिया, या जो भी आपने लिया वो दिखाई दे रहा है। आपने जमीन ली, वो दिख रही है कि हाँ हमने ये ऋण लेकर के ये चीज ली। एक दूसरी होती है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष क्या होती है? जो तुरंत हमें तो दिखाई नहीं देगी, लेकिन लंबे समय के बाद उससे हमें प्रॉफिट आती, जैसे आपकी शिक्षा पर लिया गया ऋण अप्रत्यक्ष ऋण के अंतर्गत आता है, जो अभी तो फायदेमंद नहीं है लेकिन आगे चल करके ये लाभ देगा। तीसरा हमारा है अनुत्पादक। अनुत्पादक ऋण खासतौर पर यह ऐसा ऋण होता है जो बहुत ज्यादा ऋणग्रस्त करता है और ऋणग्रस्त जीवन के लिए किसान को मजबूर करता है। जैसे हमारी शादी, ब्याह, मुंडन और भी जो हमारे संस्कार के अंतर्गत लिया गया ऋण, या 13वीं भोज वगैरह के लिए लेते हैं, जो उत्पादक नहीं होता, जिस कारण अनावश्यक ऋण सर पर आता है।
और गांव में दिखावे भरी जिंदगी का सबसे बड़ा कारण अनुत्पादक ऋण होता है। सुरक्षा के आधार पर तीसरा वर्गीकरण है। सुरक्षा में एक होता है सुरक्षित ऋण, मैंने आपसे बताया। जैसे कोई व्यक्ति आपको साख के दायरे में बताता हूं कि कोई व्यक्ति आपको ऋण देना चाहे तो दो तरीके से सोचेगा। पहला सुरक्षित, आप मोबाइल, अपना कोई सामान जिसे कहते हैं गांव में गिरो रखें तब वो दे देगा। दूसरा असुरक्षित, ये आपके विश्वास पर, आपके फेस वैल्यू पर, आपके द्वारा समाज में क्या स्थिति है, समाज आपके विषय में क्या जानकारी रखता है, उस आधार पर असुरक्षित ऋण प्राप्त होता है, जो बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता है लोगों को। ये आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। चौथा हमारा है स्रोत के आधार पर, किस स्रोत से आप ऋण पाएंगे। पहला है संस्थागत, जैसे मैंने बताया था संस्थागत का मतलब हो गया वित्त। आप बैंकिंग सेक्टर से या रजिस्टर्ड संस्थानों से आप वहां पर पाएंगे जो ब्याज पर पैसा देती हैं एक निश्चित समय सीमा तक। अगला आता है गैर संस्थागत, हो सकता है गैर संस्थागत में आपको ब्याज ना देना पड़े, आपके व्यवहार के आधार पर, जैसे साख में होता है व्यवहार पर मिल जाए, रिश्तेदारों से, परिवार में उनसे। और दूसरा आता है साहूकार सेठ, जो गांव में बड़े किसान होते हैं उनसे छोटे किसान लेकर के आते हैं और कुछ उसका ब्याज परसेंटेज उनका आपस में तय होता है। संस्थागत में एक निश्चित समय सीमा होती है, गैर संस्थागत में आप रात को 12 बजे भी देना चाहें तो भुगतान कर सकते हैं, लेकिन संस्थागत में ऐसा नहीं है। हाँ, फिलहाल अब ऑनलाइन सेक्टर में हम संस्थागत में भी वो सुविधा ले सकते हैं अब ऑनलाइन के जमाने में। पांचवा है हमारा परिसमापन। परिसमापन क्या होता है, ये दो हिस्सों में बांटा गया। परिसमापन का मतलब कि हम जो भी चीज ले रहे हैं उसको खर्च को कैसे करेंगे उस आधार पर ऋण में। पहला है स्वतः, यानी हम कोई चीज खरीदें और वो चीज जब खरीदेंगे तो वो उस समय की होगी और वो स्वयं से प्रयोग हो जाएगी। जैसे बीज है हमारा, खाद है हमारी, तो जैसे हम लेंगे उसको हम प्रयोग करेंगे। उसके लिए हमें किसी को बताना या कहने की आवश्यकता नहीं, या हमें ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि इसे हमें कब करना है, हमें पता है खेती कर रहे हैं, हमें इसे डालना है। दूसरा है आंशिक। आंशिक परिसमापन का मतलब होता है कि जब हम काम करेंगे तब उसकी आवश्यकता होगी। जैसे थ्रेसर हुआ, जितने भी कटाई वाले यंत्र हुए, जुताई वाले यंत्र हुए, जब जोतेंगे तब आवश्यकता है, अन्यथा नहीं है। ट्रैक्टर हुआ, जब आवश्यकता है तब चलेंगे वरना नहीं चलेंगे, लेकिन स्वतः में वो एक बार में प्रयोग करने के बाद वो समाप्त हो जाते हैं। तो ये दो कारण होते हैं स्वतः और आंशिक में अंतर। मेरे हिसाब से ऋण और उसके वर्गीकरण को आपने बेहतर से समझ लिया है। यदि फिर भी कोई कमी रह गई हो, क्योंकि वीडियो को छोटे से छोटे रूप में देना होता है, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा ताकि मैं आपकी उस कंफ्यूजन को दूर कर सकूं और अच्छे से मैं आपको समझाने में मदद कर सकूं। अंत तक वीडियो को देखने के लिए, मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।